चलो, हमने कलिंग एडिक के बारे में नहीं लिखा है ना। कलिंग रह गया। देखो मैंने क्या क्या लिखा है, एक बार मुझे बताना, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा है सोहगोरा, ठीक है। उसके बाद रुक्मिणी, प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली, कलसी, मास्की, है ना। उसके बाद हमने लिखा है ऐहोल लिखा है, ठीक है। हाँ, अब मैं समझ गई क्या क्या लिखा है। लिखो कलिंग, कलिंग एडिक्ट। अब नाम से ही पता चल गया होगा स्टेट। मौसमी चटर्जी बताएगी, बताएगा स्टेट। हाँ बता, कलिंग उड़ीसा। कलिंगा बड़ा मोटा मोटा चल रहा है। थैंक यू। लगा देते हैं इसको, एक आदमी इसी में भी है मेरे। इसको उधर लगा देना। कहीं तो पॉइंट होगा, जहां पॉइंट दिख रहा है वही लगा दे, उधर लगा दे, ठीक है। कलिंग रॉक एडिक्ट। हाँ तेरी शक्ल दिख जाएगी ना सबको, झुक के चल रहा। अशोका का है आफ्टर कलिंग वॉर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इट मेंशन दैट द कलिंगा वॉर वाज द टर्निंग पॉइंट। इट मेंशन दैट द कलिंगा वॉर वाज द टर्निंग पॉइंट of Ashoka's career, turning point in Ashoka's career, and he not only gave up, and he not only gave up his ambition of Digvijay, his ambition of quote unquote में लिखो Digvijay, but also decided to taken the path of, but also decided to taken the path of non-violence, non-violence। अशोका के बारे में सब जानते हो। क्या तुम लोगों को लगता है ये एक क्वेश्चन आ रखा था अशोका की बुद्धिज्म के ऊपर कि क्या अशोका एक प्योर बुद्धिस्ट था या नहीं? क्या बोलोगे? मेंस का क्वेश्चन, प्योर बुद्धिस्ट नहीं था। क्यों? कुछ पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना, 250 वर्ड का है जो। तो उससे क्या होता है, वो तो राजा है, तो वो उसका बताओ ना, वो बुद्धिस्ट था प्योर कि नहीं था, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या? नहीं, लेकिन फिर भी अगर सेल्फ कन्वर्ट में भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो उसको माना जाएगा ना बुद्धिस्ट। अब तुमसे पूछा है उसकी पॉलिसीज, उसकी शासन, उसकी सब कुछ सोचते हुए मुझे बताओ कि क्या वो प्योर बुद्धिस्ट था या नहीं। अशोका प्योर बुद्धिस्ट था नहीं था, तुम्हें क्या लगता है? देखो मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी आंसर में क्या लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है, इसमें सही गलत कुछ नहीं हो सकता। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थे। हाँ नहीं, लेकिन बुद्धिज्म अपनाने के बाद एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो थे उनके, रिलीजन के भी थे।
हाँ, लेकिन एक्सपेंशनिस्ट थे। पहला पॉइंट चलो मेरे हिसाब से भी ये है। दूसरा पॉइंट मुझे ये लगता है, अगर वो प्योर बुद्धिस्ट होते, नॉन वायलेंस इज द एक्सट्रीम मैसेज ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है, but he did not follow the extreme non-violence in his rule because we had evidence that he have the provision of punishment. तो बुद्धिज्म में तो पनिशमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, तुम्हारा हो सकता है तुम अगर अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर पाओ तो तुम प्योर बुद्धिस्ट भी लिख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके समय काल में पनिशमेंट की ऑप्शन थी, ठीक है, पनिशमेंट का ऑप्शन होने का मतलब होता है, बुद्धिस्ट ने तो बोला था हु आर वी टू पनिश अदर, हम पनिशमेंट नहीं दे सकते किसी को। लेकिन अशोका ने लिबरल पनिशमेंट रखा, लेकिन रखा तो सही है। तो आई कैन नॉट से दैट, मेरे को नहीं लगता है वो प्योर बुद्धिस्ट है, क्योंकि एज ए राजा उनको एक ऐसा पाथ अपनाना था जो बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड थे वो, बट वी कैन नॉट से दैट ही वाज अ प्योर, मतलब आई कैन नॉट से दैट he was a pure Buddhist due to his expansionist policy। चाहे वो एक्सपेंशनिस्ट किसी भी हाल में, उसने धर्म विजय की रास्ता अपनाया। धर्म विजय भी ऑल्सो इट्स अ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। और जहां जिन्होंने उनके धर्म को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने उनको मार्ग को एक्सेप्ट किया, उन्होंने रूल तो अशोक के नाम पे किया ना, उनका अपना रूल तो नहीं था। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, दूसरा पनिशमेंट पॉलिसी, तीसरा स्लॉटर हाउस को कंप्लीटली मतलब बैन ना करना। अब उनके समय काल में एंडेंजर्ड स्पीसीज हंटिंग को रोका गया था या एनिमल राइट को लेके आया गया था, लेकिन ही डिड नॉट एबॉलिश द हंटिंग ना, उसने कंप्लीटली प्रोहिबिटेड तो नहीं किया। लेकिन बुद्धिज्म में क्या है कि आप कंप्लीटली, आप मतलब हंटिंग सोच ही नहीं सकते। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसको मैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है। और चौथी, बुद्धिज्म में बहुत एक मतलब वो दिया है आपके पार्टनर्स को लेकर ट्रस्ट का। बुद्धिज्म हमेशा मोनोगेमी होता है, फ्रॉम द मेल साइड एंड फ्रॉम द फीमेल साइड ऑल्सो। बुद्धिज्म में हमेशा मोनोगेमी रखा गया है, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड फेथफुल टू आवर पार्टनर्स। बट अशोक के केस में पर्सनल लाइफ को भी देखेंगे तो आफ्टर एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म उन्होंने करावकी को शादी की है, अलायंस बनाया चाहे शादी करके। बट तो फिर जो पहले की उनकी रानियां थी, जैसे नंदिनी, ये रानियां थी, उनके साथ तो एक बिट्रे ही हुआ ना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक प्योर बुद्धिस्ट नहीं थी। वो तुम सोचना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बार बार कह रही हूं, ऐसे क्वेश्चंस में आपकी पॉइंट ऑफ व्यू मांगते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बार अशोका के पर्सनालिटी के बारे में सोचना, सोच के इस क्वेश्चन को लिखना। लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसने क्या लिखा है। थोड़ा सा डिस्कशन बनता है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा, सिविल सर्विस मेंस का है, ठीक है। तो आप लोग एक बार अशोक के पर्सनल लाइफ के बारे में जानो भी। हाँ, यस, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि एज ए राजा ही वॉज अ सेक्युलर, ठीक है। और एंशियंट इंडिया में कोई भी राजा ने सिर्फ एक ही धर्म को नहीं बढ़ाया, मतलब जो कहते हैं ना कुटुंब के, क्या है कुटुंब, वसु वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो वो जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की पॉलिसीज है वो आपको एंशियंट इंडिया में देखने को मिलता है। तो किसी ने भी किसी भी, ये तो हमें दूसरे के धर्म के प्रति कट्टर बनाना सिखाया इस्लाम ने। उन्होंने आया, जबरदस्ती मारा पीटा, दूसरों की बीवियों को उठा के ले गए, तब जाके हम लोग कट्टर बने हैं। अदरवाइज इनिशियल स्टेज में भी आपको अगर वो दिखेगा तो मतलब कट्टरता नहीं थी एक दूसरे के, मतलब जो रिलीजन होता है, रिलीजन में इट्स अ वे ऑफ लिविंग द लाइफ, इट्स अ पाथ। तो हस्बैंड के रिलीजन भी अलग होते थे, वाइफ के रिलीजन भी अलग होते थे। मान लो हस्बैंड को विष्णु पसंद है और वाइफ को बुद्ध पसंद है, ठीक है, और बच्चे को जैन पसंद है, कोई इशू नहीं था। अब तो बहुत बड़ा इशू है ये। देखो बुद्ध, हिंदू और जैन में आप भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हिंदू क्रिश्चियन और इस्लाम हो गया तो बहुत बड़ा इशू है ना, ये तो बहुत बड़ा मतलब दंगे का मामला हो जाएगा। तो
वो हमने सीखा है मेडिवियल। तो उससे पहले तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब इंसान वो था। वो अपनी पर्सनल लाइफ में अशोक थे बुद्धिस्ट, उनकी बीवियां, कई बीवियां थी हिंदू, कारावाकी थी हिंदू, नंदिनी हिंदू, ऐसे। और अशोक की एक दो शादियां थोड़ी ना थी। लीगली 4 वाइफ राजा रख सकते थे, इलीगली हजारों। एंड ही वाज अ रंगीन पर्सन। हाँ, क्यों? अशोक भी तो बिंबिसार के 5वीं बीबी का, बीबी नहीं कहा जाता था उनको, अब वो टर्म यूज नहीं करूंगी मैं, 5वीं बीबी का बेटा था, इसीलिए तो उसको सत्ता नहीं मिल रहा था। 4 हुआ तो लीगल, उनको मतलब संपत्ति का हिस्सा मिलता है, 4 के बाद नहीं है। 100 मतलब भाई 100 भाई, आप सोचो। ठीक है, बट जब बुद्धिज्म अपना लिया, बुद्धिज्म का तो स्ट्रिक्ट मैसेज है, यू हैव टू फॉलो द मोनोगेमी, तो अशोक को फॉलो करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, बट नहीं किया, नहीं किया। अब ऐसा भी नहीं है, ठीक है, नहीं खुद से भी इन्फ्लुएंस थे, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने गांधी जी को अपनाया, हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे गांधी जी को अपनाते। कई इंसान हैं, अब मुझे लोग कहते हैं, मुझे कई सारे बड़े लोगों ने बोला सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सच कौन बोलता है जैसे आप बोलते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को बुरा लग रहा है ना, मुझे को नहीं लग रहा है ना बोलने में। अब मैं पंगे नहीं पालती किसी के लिए, मैं झूठ बोल के, आज का भी केस है। आज मुझे एक बंदी ने फोन किया कि मैं एक बंदी को आपका नंबर दे रही हूँ, प्लीज आप ना डीटीजीसी करके बोल देना कि मैंने ना उनका कुरियर करना भूल गई। मैंने कहा नो, मैंने कहा पंगे नहीं पालती मैं जिंदगी में, ठीक है, मैं भूल जाऊंगी फिर। दोबारा उसके फोन आ गया, मैं पल्लवी शर्मा बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं क्यों झूठी बनूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा ये अपना फैलाया हुआ रायता खुद समेटा करो, मेरे को झूठ बोलने के लिए तो बोलना मत, ठीक है, लेकिन वो भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे। इसका मतलब मैं एक्सट्रीम सच्चा इंसान नहीं हूं। एक्सट्रीम सच्ची होती तो मैं गांधी जी की तरह क्या करती, अपने पर्सनल लाइफ का हर राज खोल देती जनता के सामने, ठीक है, कर देते ना अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे गांधी जी ने ओपन कर दिया था। दिस इज कॉल्ड द सच्चाई। ये होता है एक्सट्रीम, कि आपने पर्सनल लाइफ में क्या किया सबको बता दिया, आपके अंदर डर नहीं है। मेरे अंदर है भाई, मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम लोगों को भनक तक नहीं है मैं पर्सनल लाइफ में कैसी, ठीक है, तुम्हारे सामने मैं दूसरी हूं। तो हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चीजें अपनाई, तुम लोगों के साथ भी ऐसा होगा। किसी ने बोला है कि एकदम जैसे मान लो किसी ने किसी को बोला आप केयरिंग हो, आप बहुत लवेबल हो, कुछ पर्टिकुलर इंसान के लिए होगा वो, हम जनता के लिए नहीं होते हैं। और जनता के लिए जो होता है हम कहते हैं वो बेवकूफ है ना, क्योंकि हम, मैं अगर सच्चाई को अपनाती हूँ, मैं क्यों अपनाती हूँ, क्योंकि मैं चीजें याद नहीं रख सकती, मैं एक झूठ बोलूंगी बहुत सारी झूठे बोलनी पड़ेगी। इससे अच्छा है लड़ाई हो, दंगे हो, जो भी हो एट ए टाइम निपटे, बाद में के लिए मतलब मुझे याद रखने की जरूरत ना पड़े। बचपन में बहुत झूठ बोलती थी और मैं भूल जाती थी, फिर मेरे झूठ पकड़ा जाता था, ठीक है, फिर मम्मी पापा कहती थी ये झूठी है। एक समय आया मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने कहा तो कुछ भी हो जाए जिंदगी में झूठ नहीं बोलने की, इतना याद रखना पड़ता है किस दिन कौन सा झूठ बोला था, बहुत टफ कंडीशन होता है, मैंने छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं अहिंसा की पुजारी नहीं हूं भाई। तो अशोक ने भी उसी कंडीशन पे अपना है, उनको बुद्धिज्म अपना अच्छा लगा, उनको बुद्धिज्म अपना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, उनको बुद्धिज्म अच्छा लगा, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बुद्धिज्म करना अलग बात है। गौतम बुद्ध ने जैसे बुद्धिज्म किया था। अब एक बात बताओ, बिना ओडोमस लगाए हम लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते कि वो मतलब 50-50 साल की योग साधना करें। या तुम लोग अगर खुद को खूब हिंदू मानते हो, जा सकते हो उस पे मेडिटेशन पे, मतलब मेडिटेशन पे एसी रूम की मेडिटेशन नहीं भाई, खुले में करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ, बस जाना पे कैलाश, ठीक है, हम तो नहीं कर सकते, मच्छर काटेंगे हमको, ठंड भी लगेगी हमको, तो ओडोमस क्यों लगाना, तो करना है तो ऐसे करो ना, दिस इज कॉल्ड द रियल मतलब एक्सपीरियंस ना। वो जो पहाड़ों के
कोने में ठंड में बाबा नंगे बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ध्यान। हम लोग जो ध्यान कहते हैं वो ध्यान नहीं है, मजाक। दिस इज कॉल्ड मजाक। ठीक है, ध्यान तो वो हुआ, लेकिन फिर भी हम करते हैं, हमारी माइंड शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए मजाक करने पे, तो हम वो मजाक कर लेते हैं, खुश है, एसी रूम में करते हैं, है ना। तो वही चीज है। अब एक बात बताओ, इसी वजह से तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं करना, ऐसा नहीं है नहीं चाहते, लेकिन आज के सोसाइटी के हिसाब से क्या हम कर सकते हैं। अब देखो कितने सारे फॉरेन कंपनीज वो लगाती है, मैं जिम नहीं कर सकती, मैं वॉक करती हूँ, जबरदस्त करती हूँ, वो मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं जिम नहीं जा सकती, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट होता है एक्सरसाइज में, 40 मिनट का। तो मैंने नया तरीका अपनाया। वो तरीका क्या था, एक वो होते ना टेक्नोलॉजी में ऐसे बेड बनता है, मसाज सेंटर्स होते हैं, बेड बनता है, उसमें आपके स्पाइनल की मसाज होती है, स्पाइन्स की, ठीक है। जाओ 40 मिनट मस्त लेट जाओ, मतलब स्पाइन को जहां जहां एक्यूप्रेशर करना है वहां वहां कर दिया। हम एक्सरसाइज से भी तो वही काम करते हैं, मैं लेट के करती हूँ, मजा आता है मुझे, ठीक है। तो हमने अपने को इम्प्लीमेंट किया, ये भी योगा ही है, स्पाइन की एक्सरसाइज ही तो योगा होती है। हम ऐसे ऐसे करते हैं तभी भी स्पाइन की एक्सरसाइज होते हैं, हम ऐसे लेट के कहते हैं मशीन को तू कर दे, हम लेते रहेंगे, वो भी स्पाइन की एक्सरसाइज। बट हमने उसको क्या किया, अपने कंडीशन पे लेके आए। अशोक ने बुद्ध धर्म को अपने कंडीशन पे अप्लाई किया, क्योंकि एज ए राजा उनको शासन भी करना है। उनके मन में अगर गौतम बुद्ध की तरह होते तो उनको फेम से कोई मतलब नहीं होता। चौथा पॉइंट, अगर फेम से मतलब नहीं होता है तो उन्होंने जो किया उसका रॉक एडिक्ट क्यों बनवाया। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं तो चाहते थे ना कि दुनिया उनको जाने और आने वाले जनरेशन भी उनको जाने। गौतम बुद्ध ने तो नहीं बनाया, वो तो कहते थे हमें सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जो हमें खुशी है ना। तो और हमें जब खुशी देंगे, हम जब खुश होते हैं तो दुनिया तो खुद ही खुश हो जाते हैं। नहीं भी हो हम तो खुश है, तो हमें दुनिया एकदम गार्डन गार्डन दिखती है ना। और जिस दिन मूड खराब होता है, अब इसके अगल बगल दोनों नहीं है, ये कितना अकेला फील करता है, इसकी शक्ल देख जाना, है ना। आज गार्डन गार्डन नहीं है, जब दोनों जने आते हैं ना कोनी मार मार के मजे लेता है क्लास का पूरा। तो वही चीज है, हम खुश है तो हमें दुनिया खुश दिखती है। और हम जिस दिन मूड खराब है, मैं जिस दिन बीमार होके आती हूँ उस दिन मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिक्टेशन देके तुम लोगों का नोट्स कंप्लीट करवाती हूँ, समझाने वाला पोर्शन मैं अगले दिन के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जब मन नहीं है तो मैं कैसे तुम्हें कन्विंस करूंगी। वही चीज है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने भी यही बोला था, खुद को सेटिस्फाई करो, खुद को सेटिस्फाई करो, दुनिया होगी सेटिस्फाई। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की आदत है कि लड़की छेड़ के सेटिस्फाई हो जाते हो तो लड़कियां छेड़ना शुरू कर दो, ये वाला बात नहीं कहा है उन्होंने, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ दिया है, उनको भी पता था ऐसे भी निकम्मे उनकी लाइफ में आएंगे जो ये सोचेंगे कि मुझे तो सेटिस्फेक्शन लड़कियों को ताड़ के मिलता है, तो मैं लड़कियां ताड़, उनको पता था, इसीलिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ रखा है, इसी पाथ को अपनाओगे तो सेटिस्फाई होगे। लेकिन सारे पाथ तो अशोक ने नहीं अपनाए, when he did not follow all the 8-fold path of Buddhism, how can we say that he is a pure Buddhist? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये। बाकी तुम लोग एक बार अशोक के जो पर्सनल लाइफ है या जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है, उसको सबको देखोगे और देखने के बाद डिसाइड करोगे कि तुम लोगों को अशोक कैसा लगा, प्योर बुद्धिस्ट लगा कि नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट कलिंग हो गया, कलिंग में और लिखेंगे हम लोग, लैंग्वेज लिखो, मगधी प्रकृत, मगधी प्रकृत और ब्राह्मी 2 लैंग्वेज में लिखा गया था। अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखा रही हूँ, 11, 12, 13 रॉक एडिक की जगह पर एक रॉक एडिक को स्पेशल रॉक एडिक कहते हैं जो कलिंग है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि इसका क्वेश्चन पुट अप हो सकता है।
जो अब तक हुआ नहीं है। इन प्लेस ऑफ 11, 12 एंड 13 रॉक एडिक्ट, इन प्लेस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इन प्लेस ऑफ 11, 12 एंड 13 रॉक एडिक्ट, two special addicts known as, two special addict known as separate rock addict, separate rock addict और कलिंग एडिक्ट have been incorporated। मतलब कलिंग में दो रॉक एडिक्ट है, समझ पा रहे हो ना? और कलिंग एडिक्ट have been incorporated, 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 which are peacemaking in nature, peacemaking in nature। इसका मतलब क्या है? देखो, अशोक के 14 रॉक एडिक्ट कहा जाता है। 14 रॉक एडिक्ट में से 11, 12, 13 की जगह पर दो रॉक एडिक्ट है जो स्पेशल रॉक एडिक्ट के नाम पे उस जगह पे लगाया जाता है। 11, 12, 13 की जगह पे दो रॉक एडिक्ट को लगाया जाता है जिसको स्पेशल रॉक एडिक्ट कहते हैं। वो दोनों ही रॉक एडिक्ट कहाँ है? कलिंग में, और वो मतलब पीस के ऊपर है, ठीक है, नॉन वायलेंस पॉलिसी के ऊपर है। नेक्स्ट लिखो, कंगना हल्ली एडिक्ट, कंगना हल्ली, HALLI, कंगना हल्ली एडिक्ट कहां पर है ना? कंगना हल्ली एडिक्ट, ये है कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। गुलबर्गा, GULBARGA, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ये एडिक्ट में सबसे ऊंचा एडिक्ट है, ठीक है, लिखेंगे दिस साइट कंटेन्स महास्तूपा ऑफ, दिस साइट कंटेन महास्तूपा ऑफ महास्तूपा ऑफ 75 फीट डायमीटर, 75 फीट डायमीटर along with various sculptural slab, उसमें बहुत मूर्तियां भी बना रखा है साथ में, along with various sculptural slab। इसमें ना एग्जाम्पल लिखो, अशोकास पोर्ट्रेट स्कल्पचर, अशोकास पोर्ट्रेट स्कल्पचर एग्जाम्पल में पहला, एंड हिज क्वीन attended by, and his queen attended by two chauri, CHAURI, and his queen attended by two chauri bearer, 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 और उसके वाइफ को दो मुच्छों वाले मुस्तंदे का अटेंड करना, ये एक स्कल्पचर है उसमें, हाँ, बेयरर। कैसे पता चला ये अशोका का स्कल्पचर है? पता है, इसके नीचे ना लिखा हुआ है रायो अशोका, इसीलिए पता चला कि ये रायो अशोका मतलब ये अशोक का ही पोर्ट्रेट है। लिखेंगे द स्कल्पचरल स्लैब कंटेन अ सिंगल लाइन, द स्कल्पचरल स्लैब, स्लैब में बना हुआ है ना, अशोक है, अशोक की बीवी है, दो मुस्तंदे उसके साथ बॉडीगार्ड के रूप में खड़े हैं। द स्कल्पचरल स्लैब कंटेन अ सिंगल लाइन, कोट एंड कोट में लिखो रायो अशोका। लेकिन ये जो रायो अशोका लिखा गया है, ये कब लिखा गया है पता है? सतवाहनों के समय काल में, ये ध्यान रखोगे। अगर तुमसे पूछे ये रायो अशोका ये जो स्कल्पचर है कब बनाया, तो कार्बन डेटिंग में निकला है ये, मतलब स्तंभ या फिर एडिक्टो अशोक ने लिखाया था,
बट ये जो मूर्तियां साथ में बना दिया गया है वो सतवाहनों के समय काल में बनाया गया है, ये कार्बन डेटिंग से पता चला। ठीक है, लिखना है लिख लो। लिखोगे द स्कल्पचरल स्लैब was built during the reign of Satavahan. ड्यूरिंग द रेन ऑफ सतवाहन। मैं देख लेती हूँ अपनी नोट्स में कुछ छूट तो नहीं गया तुम लोगों का उसमें, एडिक्ट में और कुछ छूट गया है तो वो लिखा लो, फिर हम लोग आर्किटेक्चर में जाएंगे। किसके? टेम्पल, जो मेरा फेवरेट का मतलब सेक्टर है। आर्ट एंड कल्चर का सबसे फेवरेट मुझे लगता है टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाना। उसके बाद नेक्स्ट लिखो कंधार इंस्क्रिप्शन। कंधार नहीं लिखा है ना अभी? ये एक मिनट, कलिंग में लिखो जरा, कलिंग के जो एडिक्स है इसका लोकल नाम क्या है पूछा जा सकता है। इसका लोकल नाम है बाहोली एंड, लोकल नेम लिख लो कलिंग वाले में, अपना पन्ना उठाओ कलिंग वाला। जाऊगा, जाऊगड़ा, JAUG, बाहोली एंड जाऊगड़ा, JAUGADA, जाऊगड़ा इसका लोकल नेम है इसका। कंधार इंस्क्रिप्शन भी अशोक ने ही लिखाया था। ये कंधार लिखाया है क्या मैंने मेजर रॉक एडिक्ट में? मुझे ऐसा क्यों लगा है मैंने कंधार लिखाया है। एक बार देखो जरा मेजर रॉक एडिक्ट में, तुम इससे सारे नोट्स ले लेना। दे दियो? नहीं लिखा है? कंधार लिखो फिर, बिल्ड बाय अशोका, बाइलैंग्वेज एडिक्ट है ग्रीक और एरेमिक लैंग्वेज का। इट्स अ बाइलैंग्वेज रॉक एडिक्ट इन ग्रीक एंड एरेमिक लैंग्वेज। हाँ, अरेबिक नहीं, एरेमिक, ARAMAIC, एरेमिक। हाँ मतलब समथिंग लाइक आज आर्मेनिया वाले, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अरब का मिक्सचर जो लैंग्वेज होता है, एंड ग्रीक। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इट मेंशन अबाउट द धर्म विजय ऑफ अशोका, इट मेंशन अबाउट द धर्म विजय ऑफ अशोका towards western side of the Mauryan dynasty.
कहाँ पर? कहाँ? ग्रीक ने लिखा था? नहीं हो सकता है। हिंद यौवन उन्हीं को तो कहते हैं इंडो ग्रीक। आज वो यहीं बस गए और इंडियन बन चुके। हाँ, लिखोगे सम ऐसे ही एक पॉइंट बना के लिखो। सम माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका लाइक some minor rock edict of Ashoka found in Sasaram, कॉमा सासाराम कहाँ है? सासाराम कहाँ है? ए बाबा, सासाराम में शेषासुर के मकबरा है। अब बता कहाँ है? बिहार। शेषासुरी स्तंभ सासाराम बिहार। ठीक है, सासाराम बिहार। उसके बाद लिखोगे, इसी के बारे में तूने पूछा होगा, रूपनाथ जहां विष्णु का भी वो मिला है, मध्य प्रदेश। और भबरू बेरात, भबरू बेरात है राजस्थान में। बेरात BAIRAT। सब में एक चीज कॉमन है, सब में एक चीज पाई गई है, देव नाम पियदर्शी। सब में ही लिखा गया है ऑल दिस। इसी में आगे लिख लो, ऑल दिस इंस्क्रिप्शन had a common feature, that is देव नाम पियदर्शी। माइनर माइनर एक और पॉइंट लिखो, मंशेरा नहीं लिख लिया, खरोस्ती में एक ही रॉक एडिक्ट पाए गए हैं, मंशेरा में। वो मैंने शायद लिखाया है, मंशेरा और शाहबाजगरी। देखो जरा, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने उसको, एक ही पाया गया है ना खरोस्ती भाषा में, मंशेरा और शाहबाजगरी। देखो लिखाया है, ठीक है। तुमनिडे मेहरोली हो गया, ठीक है। इलाहाबाद इधर हो गया, उसके बाद कालसी हो गया, कालसी के बाद आ जाएगा तुम्हारा मास्की हो गया, मेरा कलिंग हो गया, ठीक है। एहोल हो गया, है ना। जूनागढ़ हो गया, नहीं हुआ, नहीं। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया, लिखो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बिल्ट बाय रुद्र दमन, बिल्ट बाय रुद्र दमन, जूनागढ़ का। और किसने लिखा है बिल्ट बाय रुद्र दमन? हो गया। उसके बाद लिखोगे रिटन अराउंड मिड सेकेंड सेंचुरी एडी, रिटन अराउंड मिड सेकेंड सेंचुरी एडी। लैंग्वेज लिखो प्योर संस्कृत, मतलब ऋग्वेदिक संस्कृत। प्योर संस्कृत लिख लो, ऋग्वेदिक संस्कृत लिख लो, कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ा, देखो एक पहाड़ है जूनागढ़, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के एक पत्थर जो लाइट, मैं पहले लिखा लूं फिर मैं आपको शो कर दूंगी कौन कौन सा कैसा है। एक पूरे पहाड़ में लिखा हुआ है, मतलब एक लाइट ब्राउन या फिर जैसे आयरन का कलर होता है ना, ऐसा पत्थर है वो। उसमें पूरा ऐसे लंबे लंबे लाइनों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी, ठीक है। लिखेंगे इट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट मेंशन अबाउट द बिल्डिंग ऑफ
It mentioned about the building of a dam. It mentioned about the building of a dam on Sudarshan Lake. Building of a dam on Sudarshan Lake near Girnar in Kathiawar. Near Girnar in Kathiawar by Pushyagupta. कहाँ छूटा? छूटा? Near Girnar in Kathiawar by Pushyagupta. Pushya. Pushyagupta. पुष्यगुप्ता कौन था? नहीं पता है तो ब्रैकेट में लिख लो मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट ऑल्सो मेंशन दैट स्कंदगुप्त. इट ऑल्सो मेंशन दैट. अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है? सब में पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस पीसीएस में बहुत है. इसका सभी जितना लिखा है ना उसी के आगे और पॉइंट लगाना पड़ेगा. ठीक है? उसी में छोटे छोटे कागज काटना जो जैसे लिखा है ना आपने, मतलब मैं दिखा देती हूँ, रुको कैसे लिखना है क्योंकि क्वेश्चन खुला ना, बहुत क्वेश्चंस है इससे. जैसे तुमने लिख लिया ना, जैसे मान लो मैंने हमने मास्की का ऐसे लिखा हुआ है, इतना सा हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है. अब मुझे ना क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन दिख गए हैं तो मैं ना एक और पॉइंट लिखा दूंगी मास्की में, इसी मास्की के ऊपर और एक पेज चिपका देना. इतना ही साइज का काट के मास्की के ऊपर लगा दिया, उसमें और पॉइंट लिख लिया. ठीक है? A4 शीट में लिखने का फायदा ये. ठीक है? लिखोगे स्कंदगुप्त रीबिल्ड. इट ऑल्सो मेंशन दैट स्कंदगुप्त रिपेयर. लिखो, रिबिल्ड नहीं लिखेंगे, रिपेयर द डैम आफ्टर 800 years. अब जरा नासिक इंस्क्रिप्शन में जाओ. क्वेश्चन ये पूछा गया था, among the following statement which is not correct about the सतवाहन डायनेस्टी. ठीक है? पहला स्टेटमेंट दिया था गौतमी पुत्र सतकर्णीज मदर, गौतमी बालासरी डॉक्यूमेंटेड his achievement in नासिक इंस्क्रिप्शन. नासिक इंस्क्रिप्शन नहीं लिखवाया अभी, लिखो फिर नासिक केव में एक इंस्क्रिप्शन मिला है तो फिर इंस्क्रिप्शन में जाओ. अब केव में नहीं जाना है, अब नया लिखो फिर नासिक इंस्क्रिप्शन. नासिक केव के अंदर ही एक पत्थर, पूरा पत्थर में इंस्क्रिप्शन भी मिला है तो नासिक इंस्क्रिप्शन. जूनागढ़ कंप्लीट हो गया. उसके बाद नासिक में लिखो, पहला पॉइंट लिखा रही हूं, गौतमी पुत्र सतकर्णीज मदर. ये इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी के मदर ने बनाया था. ठीक है? गौतमी पुत्र सतकर्णीज मदर, गौतमी पुत्र बालाश्री. गौतमी पुत्र बालाश्री documented this inscription about her son's achievement. About her son's achievement. दूसरा पॉइंट लिखो, according to the inscription. गौतमी पुत्र सतकर्णी fought against. गौतमी पुत्र सतकर्णी fought against
शक किंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी फॉट अगेंस्ट SHAKA, शक या शका जिसे कहते हैं हम किंग, शक किंग, नहापान, NAHAPAN, नहापान, शक रूलर का नाम था नहापान, ये हम एंशियंट में पढ़ेंगे इनके बारे में। एंड रिस्टोर्ड द रेपुटेशन ऑफ हिज डायनेस्टी, एंड रिस्टोर्ड द रेपुटेशन ऑफ हिज डायनेस्टी। अच्छा, जो हाथी गुम्फा है ना उसमें जाओ। हाथी गुम्फा में खारवेला लिखा है, खारवेला के आगे जगह बना के लिखो, या कहीं पे जगह है इसमें 2 लाइन ऐड करने के लिए? ठीक है, लिखो, मतलब कहीं पे भी जगह है तो लिख लो, इट नरेट खारवेला एडवोकेट, खारवेला एडवोकेट्स जैनिज्म। और दूसरा लाइन लिखो, हाथी गुम्फा में खारवेला जैनिज्म को एडवोकेट करते थे, मतलब वो जैनिज्म को मानते थे। दूसरा लिख लो, इट इज द सोल इंडियन इंस्क्रिप्शन, इट इज द सोल इंडियन इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड्स। तुम लोग लिख रहे हो ना ऑनलाइन वाले? तेजेश्वर, तेजेश्वर, लिवेश, यस मैम। ठीक है, लिखो, इट इज द सोल इंडियन इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड्स ईयर बाय ईयर डिटेल ऑफ खारवेला, ईयर बाय ईयर डिटेल ऑफ खारवेला। अब लिखो बेन सागर, बेन सागर पहले लिखा है, नहीं लिखा है? नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है बेन सागर, जिसको विदिशा में पाया गया। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश। बेन सागर, BENSAGAR, बेन सागर विदिशा मध्य प्रदेश में पाया गया है। लिखोगे, दिस पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, दिस पिलर इंस्क्रिप्शन, this pillar inscription was constructed by Heliodorus, the Greek ambassador, Heliodorus the Greek ambassador, HELO नहीं, HELEODORUS, Heliodorus, Greek ambassador, visited Sunga period, visited Sunga dynasty during 2nd century BC. शुंगा डायनेस्टी ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी BC। दूसरा लिखोगे, लैंग्वेज में प्रकृत एंड ब्राह्मी। तीसरा लिखोगे, डिवोटेड टू लॉर्ड वासुदेवा, डिवोटेड टू लॉर्ड वासुदेवा। लिखा था प्रकृत और ब्राह्मी में, डिवोटेड टू लॉर्ड वासुदेवा। और चौथा लिख लो, रिमेन्स ऑफ अ लार्ज टेम्पल, remains of a large temple of late
परमार पीरियड, remains of a large temple of late Parmar period known as Bijamandal, Bijamandal, Bijamandal found here. वो बताएगा। जो ए होल इंस्क्रिप्शन है, लिखो जरा क्या लिखा है। मैंने, मुझे लगा है मैंने लिखा है, रवि कीर्ति ने बनाया है, लिखाया है ना। अब मुझे लगता है तुम लोग जो है कुछ भी रॉक एडिक्ट से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इंडिया में जितने पाए गए हैं सारे लिखा दिया, और सारे मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ लिखा दिया है। हाँ, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है अब तक, जितने एग्जाम में जो आया था ना सब करवा दिया। तो मुझे लगता है रॉक एडिक्ट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो, अगर छूट गया तो उसके बाद छूट गया तो पिटोगे। अब आता है टेम्पल आर्किटेक्चर, न्यू टॉपिक है। हमारी जो मंदिर है, मंदिर इनिशियली जैसे आज हम लोग देखते हैं ना मंदिरों के स्टाइल में, तो मेनली नागर स्टाइल का मंदिर दिखाई देता है हमें, हमें द्रविड़ स्टाइल दिखाई देता है, हमें पाल स्टाइल का मंदिर दिखाई देता है, परमार स्टाइल दिखाई देता है ना, कई स्टाइल के मंदिर दिखाई देते हैं। लेकिन नागर, नागर स्टाइल का मंदिर है, नॉर्थ इंडिया के जो स्टाइल होता है उसको नागर स्टाइल का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या डेवलपमेंट पीरियड में ऐसा ही था? नहीं, ठीक है। इनिशियली जब मंदिरों का निर्माण हुआ था, आपको पता है मंदिरों का निर्माण काल कब शुरू हुआ? गुप्ताओं के समय पीरियड से। इससे पहले मंदिर नहीं होते थे, घर। देखो कलयुग में कहा जाता है भगवान प्राप्ति सबसे पहले गृहस्थी जीवन में मिलेगा, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में। क्यों कहते हैं? क्योंकि गृहस्थी इंसान मतलब शादीशुदा इंसान जो है वो बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा या फिर जो भी, ब्रह्मा मतलब मैं यहाँ पर क्रिएटर्स की बात कर रही हूँ, मतलब जो हमारे भगवान है, भगवान को नाम अगर आपने दिन में मुंह से बोल लिया ना तभी भी आपको भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहा? क्योंकि पहले भी लोग मंदिरों में नहीं जाते थे। अगर आप देखोगे इनिशियल पीरियड में, मतलब हड़प्पा के लोग मंदिर नहीं जाते थे, ठीक है। ऋग्वेदिक पीपल नहीं जाते थे, ऋग्वेदिक लोग मंदिर जाते थे? नहीं जाते थे, ठीक है। लेटर वेदिक पीरियड, लेटर वेदिक लोग नहीं जाते थे, मौर्यन टाइम में नहीं जाते थे, ठीक है। शकों के टाइम में नहीं जाते थे, ठीक है। उसके बाद कुषाण के टाइम में नहीं जाते थे, शुंगाओं के टाइम में नहीं जाते थे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका, शुंगाओं के बाद आ गया सतवाहन, सतवाहना और गुप्ता, इनके समय पीरियड में टेम्पल्स बनने लगे। इससे पहले भारतीय इतिहास में ये वो समय काल था जहां टेम्पल नहीं था, ठीक। तो क्या इनको भगवान नहीं मिलते थे? इनको भी मिलते थे भगवान, ठीक है। टेम्पल का जो पीरियड है, इनिशियल पीरियड है, ये पीरियड है जहां टेम्पल्स बनने लगे। टेम्पल आज हमें बहुत भव्य मंदिरें देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कहां पर है? कंबोडिया में। चलो थोड़ा अपडेट है ना। भारत का सबसे बड़ा मंदिर? बृहदेश्वर, बृहदेश्वर टेम्पल,
ठीक है, अब इस समय काल से बनना शुरू हुआ और आज हमें देखने को मिलता है कैसे अयोध्या के राम मंदिर जैसा मंदिर, भव्य मंदिर। ऐसे मंदिर के अंदर भी प्रवेश करो, ऐसा लग रहा है सच में ही राम का दरबार हो। ऐसा ही फील हुआ ना देख के, मतलब जैसे हमने रामायण में देखा था कि राम का महल ऐसा होगा, राजा दशरथ का महल ऐसा होगा, उस मंदिर में भी ऐसा ही फीलिंग है। हाँ, क्या क्वेश्चन? हाँ, टिल्टेड है। इंडियन आर्कियोलॉजी में मतलब वो गुप्ता पीरियड में बना हुआ है, टिल्टेड मंदिर है वो। ठीक है, तो इनिशियल टाइम पीरियड में अगर हम मंदिरों के फॉर्मेशन की बात करते हैं, मॉडर्न तक बात करते हैं, तो हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं मेजरली। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और फिर थर्ड स्टेज। ठीक है, तो हम लोग जब मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है उसमें मतलब टोटल 5 स्टेज है। इसका अगर हम स्टेज वाइज डिवीजन करें, स्टेज वाइज अगर हम लोग डिवीजन करें मंदिरों का, आज जो हमें मंदिर देखने को मिलता है उसका एक एक, पहले गंधर्व गृह ही हुआ करता था, मतलब मंडल नहीं होते थे, फिर बाद में मंडल बनने लगे, मंडल के साथ बरामदा बनने लगा, बरामदे के साथ फिर शिखर बनने लगे, ऐसे करके स्टेजेस में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो कितने स्टेज है? 5 स्टेज। ठीक है, सबसे पहला पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के जो मंदिर होते थे वो मंदिरों में कभी शिखर नहीं होते थे। मतलब कैसा होता था, मंदिर का जो रूफ होता था वो फ्लैट होता था। ठीक है, जो आपका रूफ होगा ये कैसा होगा? फ्लैट, फ्लैट रूफ के साथ ये बनता था। ठीक है, और मंदिर हमेशा किस शेप का होता था? उसका मेन जो वो होता था स्क्वायर, स्क्वायर शेप का मंदिर होता था, स्क्वायर शेप बिल्डिंग, बिल्डिंग स्क्वायर शेप का होगा और कैसा होगा? रूफ जो होगा उसका फ्लैट होगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे जहां भगवान की पूजा करते हैं वो आज हम बहुत ऊंचा बनाते हैं, बहुत सीढ़ियां ऊपर चढ़ के, ऐसा नहीं था, वो लो प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ठीक है, मतलब आपका अगर बीम की बात करते या फ्लोर की बात करते, फ्लोर जो होता था वो क्या होता था? लो प्लेटफॉर्म। हाँ, ये प्लेटफॉर्म, ये कब? गुप्ता पीरियड या सतवाहन पीरियड में। ठीक है, लो प्लेटफॉर्म होता था। इसका एग्जाम्पल क्या है? सांची में पाया गया मतलब टेम्पल नंबर 17, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा टेम्पल 17 ऑफ सांची। ठीक, गंधर्व गृह में जो मतलब जहां पूजा करते हैं, मेन पूजा का स्थल को गंधर्व गृह कहा जाता है। ठीक है, याद रख लोगे, गंधर्व गृह में, गृह यूनाइटेड विथ प्रेयर हॉल। मतलब गंधर्व गृह में ही पूजा पाठ होती थी। आज के डेट पे अगर आप अयोध्या भी जाओगे जहां राम लल्ला विराजमान है, आप उसको टच नहीं कर सकते, उस रूम के अंदर आपको जाने नहीं देते, वो बाउंड्री है, गंधर्व गृह में एंट्री नहीं देते। वहां पर लोग जाते थे ऐसे, जाके गंधर्व गृह में ही खड़े हो जाते थे, भगवान को हाय हेलो करके वापस। जैसे आपको, जैसे देहरादून में बात करें तो देहरादून में जैसे आपका केव टेम्पल ही है टपकेश्वर, टपकेश्वर में हम गंधर्व गृह तक जाते हैं, मेन उसको पूजा करते हैं, सेम प्रोसीडियर। ठीक है, तो ये आपके गंधर्व गृह तक आपका एंट्री होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो है, दो दो स्टेज पढ़ाती हूँ फिर लिखना। सेकंड स्टेज में क्या हुआ? सेकंड स्टेज में सबसे पहले जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया, बिल्डिंग शेप जो है वो क्या हो गया? लंबा हो गया, मतलब रेक्टेंगुलर, मतलब थोड़ा लोग ज्यादा आने लगे तो इस शेप का बना दिया, क्योंकि स्क्वायर शेप में इतनी जगह नहीं होती है, तो लोगों को शायद कैपेसिटी बढ़ी होगी, लोग ज्यादा मंदिरों में जाने लगे होंगे, तो रेक्टेंगुलर शेप बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म था हाई प्लेटफॉर्म कर दिया, हाई या एलिवेटेड प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म ऊंचा कर दिया और थोड़ा एलिवेटेड कर दिया, जहां पर भगवान को रखते हैं ना, ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर, जैसे मान लो ये भगवान जी है, ठीक है, भगवान, थोड़ा सा एलिवेट, बहुत ज्यादा हो गया ये एलिवेशन, थोड़ा सा एलिवेटेड कर दिया और हाई कर दिया प्लेटफॉर्म को। आज भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेज के ऊपर सजाते हैं, आसन में सजाते हैं। हमें बुरा लगता है भगवान जी को हम क्या मतलब सड़क में रखेंगे, हम अपने अपने दिवाली के देखा है, हम ऊपर उस ऊंचा करके आसन आसन में बिठाते हैं, तो थोड़ा एलिवेटेड करके भगवान जी को ऊपर कर दिया, जिससे मतलब वो ना हो। और उसके अलावा, या फिर इसको अप्रेस कह सकते हैं हम, भगवान को अप्रेस कर दिया। उसके अलावा कहीं कहीं पे 2 स्टोरीज मंदिर देखने को मिला, भगवान जी के ऊपर फूल फूल चढ़ाने के लिए लोग साइड से जाते थे, ऊपर से चढ़ा, ठीक है, तो 2 स्टोरीज बिल्डिंग भी दिखाई दिया, ठीक है, 2 स्टोरीज बिल्डिंग भी दिखाई दी, 2 स्टोरीज भी बिल्डिंग दिखाई दिया। उसके अलावा देखो, मेन जो गंधर्व गृह है उसके चारों तरफ मतलब पैसेज वे बना दिया, कि ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे भगवान की ऐसे चक्कर काट ले, ऐसे करके, ठीक है, परिक्रमा कर ले, हाँ, पैसेज वे बना दिया गंधर्व गृह के साथ, ठीक है, जैसे हमें जगन्नाथ मंदिर में दिखता है ना, ठीक है, पैसेज वे बना दिया, वे अराउंड, अराउंड क्या लिखेंगे, भगवान, अराउंड, अराउंड गंधर्व गृह, हाँ गंधर्व गृह, गंधर्व गृह बोलेंगे पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा ना, गंधर्व स्थान, ठीक है, गंधर्व जो स्थान है उसके चारों तरफ पैसेज वे बना दिया कि लोग उसको घूम पाए। इसका एग्जाम्पल, और ये जो मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, पैसेज वे को प्रदक्षिण पथ, है ना, इसी पैसेज वे को क्या बोलते हैं, प्रदक्षिण, प्रदक्षिण, प्रदक्षिण पथ, यही तो बोलते हैं, प्रदक्षिण पथ ही तो बोलते हैं, हम गोल गोल घूम घूम के भगवान की पूजा करते हैं, भगवान एक बार इधर देखते हैं एकदम थक जाते हैं, इधर अरे इधर आ गया ये बंदा तो, ठीक है, तो प्रदक्षिण पथ गोल गोल घूम घूम के मनाएंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल, कहां पर है ना, नानचा कथुरा, मध्य प्रदेश। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तुम्हें क्यों नींद आ रही है भाई को, पार्वती टेम्पल कहाँ है, मध्य प्रदेश, इसका एग्जाम्पल, ठीक हो गया, मुंह धोना है, ठीक है, ये दोनों नोट डाउन करोगे, ऐसे ही नोट डाउन कर लोगे, इतना लिखने की क्या जरूरत है, सारा लिखा दिया झूठा, इसके आगे के पॉइंट में लिखाऊंगी। देखो यहाँ पर टेम्पल नहीं था, लो, नहीं तो बहुत लिखाना पड़ेगा, ये अगर स्टेटमेंट में जाएंगे तो एक आधी पन्ना तो लिख ही लोगे तुम लोग, तो ऐसे ही बना लो, बना लिया, अब मैं इतना दर्द हो रहा है। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैंने बोला मेंस के लिए कर्सिव राइटिंग नहीं चलता है भाई, समझे? कर्सिव राइटिंग लिखना ही नहीं है। सब अपने अपने हैंडराइटिंग पे अभी से काम करो, थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, लेकिन वो खुद ही आपका क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। मैं तो बोर्ड में इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि इस बोर्ड में चलता नहीं है बिना कर्सिव के, आप मतलब जो ये वाला फॉन्ट है वो चला नहीं सकते हो। क्या कहते हैं उसको, कौन सा फॉन्ट होता है जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं? अरे ऐसे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये फर्स्ट है ना, ये चलेगा, ये स्टेज नहीं चलता। तो आप स्टेज को ऐसे लिख लो पहले इनिशियली, फिर जितनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखोगे उतना ही नंबर तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि स्कूल में भी ऐसा होता है ना, सजी सजाई कॉपियों को ज्यादा नंबर मिल जाता है। वो होता ही है, इंसान के आंखें हैं भाई, इंसान की आंखें हैं, वो हमेशा सुंदरता ढूंढती है, और उनके पास इतनी कॉपियां हैं। और देखो सीधी सी बात है, जो भी कॉपी चेक करते हैं, एक कॉपी की 2,000 रुपए मिलते हैं। तो सिविल सर्विस मेंस की कॉपी चेक कर रहे हैं वो, तो अगर 100 कॉपी चेक ना करे तो मजा कहाँ आएगा एक दिन में? होते हैं, उनके ही लोग होते हैं ना, ठीक है? हम जैसे लोगों को नहीं देते, बस इतना बताते हैं, ठीक है? नीचे करो कि ऊपर? बस ठीक। थोड़ा इसको ना ऊपर नहीं कहते, इसको कहते हैं नीचे करना, और ऐसे जब जाते हैं उसको कहते हैं ऊपर करना। अब ये सोचो ना, पढ़ लिख लिए, कुछ भी ना कर पाए, दिन के अगर 50 कॉपी भी चेक कर दिया, बेटा आरआईएमसी की कॉपी चेक करने के लिए मिलता है एक कॉपी में 550 रुपए। हाँ, इस बार मैंने कॉपी चेक की थी। आरआईएमसी वाले छोटे बच्चे, हाँ हाँ, नहीं मिलते, आरआईएमसी का पेपर है, ठीक है? वो डिफेंस के लिए है। उसके लिए बहुत वो चाहिए होता है बच्चों की क्या हुआ है एक्चुअली, माँ बाप की वो होती है। आरआईएमसी का जो पेपर होता है ना, वो बच्चों का पेपर नहीं होता है, वो माँ बाप का पेपर होता है। क्योंकि अभी जैसे मेरा बेटा 11 साल का है, अब तुम देखो ना, वो क्या 10 घंटा बैठता है? मैं बैठती हूँ उसके साथ तब बैठता है, ठीक है? और उसको 11 साल में 10th की आर डी शर्मा का पेपर देगी, मैथ्स भी तो 10th लेवल तक का है, ठीक है? जो तुम जीएस पढ़ रहे हो, एनडीए के लेवल का जीएस देना है, और इंग्लिश एसएससी लेवल से भी हाई, मतलब इक्विवेलेंट टू सिविल सर्विस, मतलब लो होगा उनका, आंसर राइटिंग लो होगा, लेकिन स्टैंडर्ड उतना ही होता है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है इंग्लिश। तो आप ये सोचो ना, वो तो माँ बाप का पेपर है। कोई बच्चा निकलता है तो एक्चुअली फूलों की हार माँ बाप को पहनाना चाहिए कि बैठे हैं माँ साथ में। मैं 2 साल से लगी पड़ी पहला अटेम्प्ट में निकलवाने के लिए, लेकिन 2 साल से मुझे पता है ना, मैं आधी पागल हो चुकी हूँ। मैं यूपी से भरवाऊंगी, 2 सीट है ना, उत्तराखंड का एक है, लास्ट टाइम का वो भी खाली गया उत्तराखंड का। ऐसा कोई नक्की नहीं है, देखो 25 सीट है, 25 सीट है ऑल ओवर इंडिया, क्वालिफाई करो पेपर, ठीक है? यूपी में 2 इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है? वो भी कई बार खाली चली जाती है, वो लाइन तो क्रॉस करनी होगी, और वो लाइन कितना है? 400, 450 नंबर में 300, 300 क्वालिफाइंग मार्क्स। जून, जून, हाँ हाँ, खत्म अटेम्प्ट, हाँ
वही चीज होती है ना। डेस्टिनी होती है। देखो लड़कियां कितनी तेज है, तुम लोग बैठे हुए थे, इन्होंने लिख लिया, ऑनलाइन वाले लिख लिया तुम लोगों ने, हो गया। कृष्णकांत मैम लिख रहे हो, बता देना। मैम लिख लिया। अच्छा यही है बस, ऊपर करो, अरे हो गया है ना। अब जरा थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। इसके अलावा भी 2-3 किताबों से मैंने नोट्स बना रखे एक्चुअली। ये तो नितिन सिंघानिया आपका बेस बुक है, उसके अलावा भी नोट्स चाहिए होता है। ये खुल जाएगा। अब ग्रीन हो गया, वही तो वो होता है। तुम्हारा तुम्हारा होम स्टेट क्या है? डोमिसाइल उत्तराखंड। मैंने बनवाया नहीं अपने बेटे की, मैंने बनवाया नहीं, मैंने उसका, हम सब उत्तराखंड के हैं ना, क्योंकि पहले यूपी और उत्तराखंड एक थे ना, तो सहारनपुर में प्रॉपर्टी है, तो उसके बेस पे यूपी का बनवा रहे, नहीं तो नहीं बनती है ना यूपी का। जाती है, और वो मुझे मिल जाएगा, मेरे मेरे पेरेंट्स डिफेंस से है ना सर, मेरा पूरा बैकग्राउंड डिफेंस से है, मेरा शहीद है मेरे घरों में। यूपी का भी है और डिफेंस कोटा लूंगी। फर्स्ट स्टेज में लिखो, चलो। द पोर्टिको वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ, इसी के आगे फर्स्ट स्टेज में ही, फर्स्ट स्टेज में लिखो, पहला लिखो, पोर्टिको मत लिखो, लिख लिया क्या? लिखो फर्स्ट स्टेज में लिखो, अच्छे से लिखाती हूँ। ड्यूरिंग दिस स्टेज द टेम्पल्स इवॉल्व, ड्यूरिंग दिस स्टेज the temples evolved the following characteristics. Temples evolves the following characteristics. पहला, temples had flat roof, temples had flat roofs and square in design. The portico was constructed with, the portico, Portico, portico मतलब जैसे हमारा घर होता है, घर और आंगन में डिफरेंस होता है हाइट का, वो जो बेस बनता है उसको पोर्टिको कहते हैं। आ गया समझ में? आंगन नीचे होता है, घर ऊपर होता है, घर का जो फ्लोर होता है ऊपर होता है, वो जो फ्लोर होता है उसको पोर्टिको कहते हैं। द पोर्टिको वाज कंस्ट्रक्टेड विथ, द पोर्टिको वाज कंस्ट्रक्टेड विथ shallow pillars, shallow pillars and was placed on low platform. Portico was constructed with shallow pillars and
लो प्लेटफॉर्म, shallow pillars and low platform. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द टेम्पल इज कॉन्सेप्चुअलाइज एज माइक्रोजम ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स इज अ मैक्रोजम, जानते हो ना ये, उसका ही माइक्रो पार्ट, उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसमें होता है माइक्रो फॉर्म में. टेम्पल इज कॉन्सेप्चुअलाइज एज माइक्रोजम ऑफ द यूनिवर्स. आप तुम लोग इतना मंदिर जाते हो, कभी सोचा कि तुम ब्रह्मांड से मिलने जा रहे हो? यहीं पर ग्रह नक्षत्रों से जितनी फ्रीक्वेंसी बनती है, आप देखो गली मोहल्ले की मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉपरली बनते हैं. जैसे आपने देखा अयोध्या में, खुद उसने बोला, जो मूर्तिकार थे उन्होंने बोला कि जो मैंने मूर्ति बनाई थी, वो मूर्ति जब अंदर गई उनकी रूपरेखा चेंज हो गया. दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जब टेम्पल्स बनाते थे वो माइक्रोजोम होता था, मतलब यूनिवर्स में बहुत फ्रीक्वेंसी है, बहुत इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, उसी को डिफरेंशिएट करके छोटे फॉर्म में टेम्पल बना लेते थे, क्योंकि हम यूनिवर्स में भ्रमण करके इतनी एनर्जीज नहीं ले सकते. देन हम क्या कर सकते हैं, हमको जो एनर्जी की कमी होती है, वी कैन गो टू द टेम्पल, और वो आपको डिफरेंशिएट फॉर्म में मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा एनर्जी जो आप कैप्चर नहीं कर सकते उसको छोटा कर दिया जाएगा. उसके आर्किटेक्चर ऐसा होगा, उस एनर्जी लेवल को वो छोटा करेंगे जो आप यूज कर सकते, आपकी ह्यूमन बॉडी जिसको एक्सेप्ट कर पाए उस फॉर्म में. कितना बड़ा साइंस था. आप अगर टेम्पल में जाके अगर कोई बहू अपने सास के लिए बोले मेरी मम्मी जी कभी ठीक ना हो, उसको कभी ना मिले ऐसी एनर्जी. लेकिन हिंदुओं में क्यों एक प्रोविजन, सनातन में क्यों एक प्रोविजन बनाया, अर्ली इन द मॉर्निंग लेट इन द इवनिंग आप एक बार टेम्पल जाओ, क्योंकि जो आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है शरीर में, टेम्पल जाने से बहुत बीमारियां सही हो जाती है, अगर प्रॉपर आपकी बनी हुई टेम्पल हो. ऐसा नहीं है कि आप गली मोहल्ले में कोई भी टेम्पल में उठ के चले गए, कोई फायदा नहीं. मनसा देवी जाके देखो जरा, रोंगटे खुद खड़े हो जाते हैं हरिद्वार के, लेकिन हरिद्वार में लाखों मंदिर है. तो वो टेम्पल आर्किटेक्चर उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि वो माइक्रोजम यूनिवर्स के रूप में लिया जाता था. और टेम्पल वर्ड जो है, टेम्पल वर्ड एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, नहीं लैटिन वर्ड है टेम्पलम. टेम्पलम मतलब क्या होता है, टेम्पलम मतलब होता है कॉस्मिक एनर्जी, और टेम्पलम का ही फिर इंग्लिश वर्जन है टेम्पल. तो उस हिसाब से ही मतलब उसको मंदिरों को निर्माण किया गया. In ancient literature, temple referred as, in ancient literature, मतलब इस स्टेज में, इस स्टेज के लिटरेचर, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसी स्टेज में टेम्पल रेफर्ड एज देवालय. टेम्पल को क्या बोला जाता था, देवालय. देवालय या फिर देवायतन, DEVAYATAN, देवायतन, या फिर देवकुल. हाँ, देवा DEVAKULA, देवकुल, या फिर बोला जाता था देवगृह. और ये समय पीरियड कौन सा था अगर पूछे तो फर्स्ट सेंचुरी BC से लेके सेकेंड सेंचुरी AD के बीच है. समय पीरियड कौन सा है फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट सेंचुरी BCE से, फर्स्ट सेंचुरी BCE से सेकेंड सेंचुरी AD, मतलब गुप्त आ चुका है. हाँ हाँ, इसके आगे हम लोग AD, ये पहला स्टेज का निर्माण था. बहुत कुछ लिखाना है, अभी साइंस लिखाना बाकी है इसका, ठीक है. इसके साइंटिफिक जो हमने शैलो वो देखा, जो वहां पर शैलो पिलर्स करते थे, क्यों शैलो रखा, लो प्लेटफॉर्म क्यों रखा, फ्लैट रूफ क्यों रखा, इसका साइंटिफिक इलैबोरेशन होना बाकी है अभी, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है.